नमस्कार साथियों, स्वागत। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हर्बल साइंटिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो किसान ही नहीं बल्कि एक ऐसे हर्बल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पिछले सालों में पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में औषधि पौधों की क्रांति में एक नया सोपान, नए अध्याय स्थापित किए हैं। हजारों की संख्या में किसानों को अपने साथ जोड़ा, किसानों की समस्याओं को साथ उनकी समस्याओं को हल करते करते एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया जो किसानों को उनके प्रोडक्ट्स, उनके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए काम करता है। अगर मैं कहूं कि आप वस्त्र से काम शुरू करके आज पूरे राष्ट्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप ऐसे पौधों के कारण मशहूर हुए हैं जो रेड डेटा बुक में शामिल हैं, इस देश के अंदर रेयर एंडेंजर्ड हो गए हैं। आपका जो एक तरह से हर्बल पार्क्स वाला जो एथनो मेडिकल पार्क्स का कंसेप्ट है, खेती का कंसेप्ट है, हम सारे इन विषयों में जानकारी आपसे लेंगे। अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं तो बहुत लंबी सूची है जो जिन जिन पुरस्कारों से आज तक सरकारों ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने आपको जो है वो नवाजा है आपके काम के कारण। तो श्री राजाराम त्रिपाठी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का हम अपने इस कार्यक्रम में आयुर्वेद लोक ज्ञान की जो गंगा में स्वागत करते हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत सालों बाद आपसे रूबरू होके। धन्यवाद। मैं सीधा पहले सवाल शुरू करूंगा कि बैंक में चंगी भली नौकरी कर रहे थे तो ये अचानक क्या हुआ, आपके मन में क्या आया कि आपने एकदम से नया रास्ता इख्तियार कर लिया? डॉक्टर साहब, अचानक तो नहीं आया ये, क्योंकि मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा। और उन दिनों बस्तर जबकि हम तब की बात करते हैं, पूरी तरफ से जंगल का ही क्षेत्र था और वनवासियों के साथ ही मेरा बचपन बीता, जंगलों में जड़ी बूटियों के साथ। तो दिमाग में तो था कि जड़ी बूटियां जो है वास्तव में एलिस इन वंडरलैंड की तरह मायावी दुनिया थी। लेकिन जब मैं बैंक में गया और खेती के इकोनॉमिक्स को समझा तो मैंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय खेती बाजार में और हम लोगों के जो मूल्य में अंतर है। मुझे लगा कि खेती को लाभदायक बनाने के लिए हमें अपनी खेती के साथ जो लाभदायी खेती में ऐसी हाई वैल्यू क्रॉप जोड़नी पड़ेंगी, ज्यादा लाभ देने वाली फसलें जोड़नी पड़ेंगी। तो पहले मैं मसालों से जुड़ा, फिर धीरे से मुझे लगा कि वनौषधियां जो हैं अब धीरे धीरे वैश्विक बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। हर्बल्स की, या हर्बल को छोड़ के हम बोटानिकल्स की कहें तो बोटानिकल्स की जो डिमांड दिख रही, मुझे लगा कि इसकी खेती अगर हम करें। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, सप्लाई वाली जो बात है ना, तो एक तरफ दिख रहा था कि डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो इसके परंपरागत स्रोत होते हैं, जंगल होते हैं, जंगल धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। तो मुझे लगा कि एक तरफ मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपूर्ति कम होते जा रही है। तो यह एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां हम किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं। यही कारण था। और खेती और बैंक में प्राय सवाल पूछा जाता है, तो मैं बैंक में नौकरी करते करते भी खेती कर रहा था और बैंक की नौकरी के पहले भी खेती करता था, बचपन से ही हम जी। तो मुझे एक समय ऐसा लगा कि मैं बैंक में बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में जाना जाता हूं। और जब मुझसे सवाल पूछा गया मेरे उच्चाधिकारियों ने कि आप इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, प्रमोशन भी आपका ड्यू है, तो मैंने कहा कि सर मैं ना तो पूरे दिल से खेती कर पा रहा हूं, ना पूरे दिल से बैंक की नौकरी कर पा रहा हूं। तो हाफ हार्टेड, आधे दिल से कोई भी काम सफल नहीं होता, मुझे लगा, इसलिए मैंने रिजाइन किया और फिर फुल फ्लेश खेती चालू की। डॉक्टर साहब, एक बात जो हमेशा अभी भी चर्चा होती है, मैं भी किसानों से हम बातचीत करते देखते हैं कि क्या जड़ी बूटियों के बैंकेबल प्रपोजल्स, बैंकेबल मॉडल आपके अनुभव में आ चुका है? ऐसी औषधीय पौधे अब प्लेन्स के लिए उपलब्ध हैं कि जिनके बैंकेबल मॉडल एक तरह से हमारे सामने हो? डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत गंभीर बिंदु पे, मतलब जो मूल बीमारी है उस पे उंगली रख दी है। असल में जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो
एग्रोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमी बनाते हैं किसी भी मेडिसिनल प्लांट की खेती के, ये आंकड़े ज्यादातर मतलब या तो लेबोरेटरी में बहुत छोटे पैमाने पे जो काम किए गए या विश्वविद्यालयों में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कमर्शियल वाइबिलिटी के आधार पर रिसर्च नहीं की गई, तो जो प्रोडक्शन और खर्चा के जो आंकड़े हैं वो एक्चुअल खेती से मैच नहीं खाते। इसीलिए बैंकेबल प्रोजेक्ट में कई बार हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। मेरा मानना है रियलिस्टिक यानी वास्तविक आंकड़े जो नवाचारी किसान है, इंटरप्रेन्योर फार्मर है और जो कई वर्षों से कर रहे हैं, केवल एक साल के आंकड़े को लेके अगर हम बनाते हैं, तो जैसे मूसली कह लीजिए, लगातार अगर आप खेती एक ही जमीन पे करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 साल बाद उसका प्रोडक्शन एकदम घट जाता है। तो हमें संतुलित आंकड़ों को लेना होगा। यस, बैंकेबल प्रोजेक्ट बन सकते हैं और मेरा मानना है बैंकेबल प्रोजेक्ट बनने चाहिए, क्योंकि ये साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी डॉक्टर साहब आकर्षित कर सकते हैं। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन की डाटा की बात मैं करूं तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पड़ोसी चीन का एक्सपोर्ट है। और हम आप जानते हैं कि हम लोग काफी प्रयास करने, ग्रोथ हमारी अच्छी है, पिछले कुछ सालों में अच्छा ग्रोथ हमने किया है, लेकिन फिर भी हम चीन से कोसों पीछे हैं डॉक्टर साहब। जबकि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, आप जानते हैं, कल्टिवेटेबल लैंड ज्यादा है, मेहनत का इंसान ज्यादा है, मेरा मानना है, खेतों में मेहनत करने वाले। इस बावजूद इसके हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो बैंकेबल प्रोजेक्ट बनेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप में जो लागत आती है वो हमारे देश में 84% किसान जो अपने माइनर फार्मर्स हैं, या हम मानते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो सीमांत कृषक हैं, तो मार्जिनल फार्मर नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि लागत में पैसा लगा पाए। तो छोटे छोटे बैंकेबल प्रोजेक्ट जरूर बनने चाहिए डॉक्टर साहब इसमें। सर, जैसे आपने सही कहा, एक चीज आपने बड़ी सुंदर कही कि ये जो एग्रो इकोनॉमिक्स निकाली जाती है, या मैं जो दूसरी बात करूं कि माइक्रो एग्रो टेक्निक्स के लिए जो ट्रायल लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल लोकलाइज्ड नहीं है, वो बिल्कुल माइक्रो स्तर पे नहीं लगते हैं। तो वही शायद एक गैप रह जाता है कि साइंटिस्ट क्लेम करता है कि प्रति एकड़ जो है वो ये आय होनी चाहिए, वो आती नहीं है। हर हर जगह की माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जमीन अलग अलग है, सब कुछ है। आपकी नजरों में इस देश के अंदर अगर हम ऐसी चर्चा करें कि कुल मिलाकर के कितनी ऐसी फसलें होंगी जो जिनको हाई वैल्यू कैटेगरी में हम रख सकते हैं? डॉक्टर साहब, वास्तव में सही क्रॉप का सिलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसान के लिए। तो हमने करीब 25 वनौषधियां छांटी हैं, जिनका न केवल एक्सपोर्ट, क्योंकि हम केवल एक्सपोर्ट के भरोसे भी खेती नहीं कर सकते, हम डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में संतुलन रखते हुए अगर हम देखें, तो मेरा मानना है कि अधिकांश क्षेत्रों में एक्सट्रीम क्लाइमेट को छोड़ के करीब 25 ऐसी वनौषधियां हैं जिनकी सही वेराइटी और सही क्वालिटी भी बड़ा महत्व रखता है। डॉक्टर साहब, आप तो समझ जानते ही हैं, काफी समय से इस सेक्टर में आपका अनुभव भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा मानना है, जैसे मसालों की बात करें तो काली मिर्च हम सब खाते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि मतलब नेचुरली रिपेंड, NR और TR, मतलब ट्री रिलीड, पेड़ जब छोड़ दे, पेड़ों पे पकी हुई और पेड़ जब छोड़ दी, वो वाली काली मिर्च जो है उसके रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छे मिलते हैं, NR TR। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ता है डॉक्टर साहब कि हर किसान को कि नई डिमांड किसकी आ रही है। जैसे स्टीविया, बहुत कम किसान उसकी खेती भारत में अभी भी कर रहे हैं, लेकिन चीन में अगर मैं जाके देखता हूं तो 200 कारखाने लगे डॉक्टर साहब उससे शक्कर बनाने के। तो ग्लोबल मार्केट में चीन हावी हो रहा है स्टीविया में, और हम अभी करें न करें, होगा नहीं होगा, वेराइटी कौन सी है, क्योंकि मैं 3-4 साल से CSIR के मार्गदर्शन में बड़ा हम लोगों को सहयोग मिला। हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, आप तो मिले ही थे मुझे पालमपुर में जब हम गए थे, तो मुझे ख्याल है। तो इस तरह की और भी क्रॉप है, इंसुलिन प्लांट्स है, एनाटो है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमारे मेडिसिनल प्लांट में क्लासिफाइड है, जिनको हम कर सकते हैं। अश्वगंधा के बारे में पूरी दुनिया जानती है, कोरोना ने सिद्ध किया कि भाई हमारी अश्वगंधा है, गिलोय है, एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा पे बड़ा काम हो रहा है डॉक्टर साहब, कालमेघ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, बड़ी ग्लोबल डिमांड आ रही है उसकी। ब्राह्मी पे हो रहा है, जो जल ब्राह्मी है, जो गोटू कोला, उससे बहुत बड़े काम हो रहे हैं। ऐसे लंबी लिस्ट है, बहुत समृद्ध है डॉक्टर साहब, इस मामले में भारत बहुत समृद्ध है। जरूरत है कि प्रॉपर फोकस होके स्ट्रीमलाइन वे में क्वालिटी मतलब यही एक मूल मंत्र है बस। मैं अगर आपकी इस बात को आगे ले जाके ऐसे कहूं कि
25 क्रॉप्स आपने कही, 140 क्रॉप्स के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड कहता है कि 106 की हमारे पास एग्रो टेक्निक्स अभी फिलहाल अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब है कि किसान को तकनीक के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारी तैयारी है, उसकी मेहनत की कमी है और उसको मार्केट अगर मिल जाती है तो ये सारे के सारी चीजें आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने 25 जो चुना, जो सेंट्रल रीजन जहां मैं खेती करता हूं, हम लोग अपने हिसाब से चुने हैं। अलग अलग राज्यों के लिए निश्चित रूप से फसलों का चुनाव होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसान को कुशल, जो बड़ा चतुर ताश का खिलाड़ी होता है, उसकी तरह से सही वक्त देख के सही पत्ते फेंकने चाहिए। जिस चीज की डिमांड हो, जिस चीज की डिमांड हो, सुनिश्चित डिमांड हो, और जिसका मार्केट हमारे हाथ में आ गया हो, उसकी ही खेती करना चाहिए। केवल सुनी सुनाई बातों पे नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे इतनी भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लाखों बिल्कुल, कमाएं करोड़ों कमाएं, उससे जो है कि क्या हो रहा है कि आप अच्छे प्रयासों में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं बिल्कुल चाहे आप सहमत हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को भी मेरी सलाह है कि इस पे देखें कि औषधि के क्षेत्र में जो भ्रामक यूट्यूब पे चैनल आ रहे हैं और जिससे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं हमें अंकुश लगाना चाहिए कि वास्तव में लाखों कमाए करोड़ों कमाए। ये जो इस तरह से आ रहा है, ये भ्रामक प्रचार हो रहा है कि एक लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये कोई इजी मनी है। मैं बार बार कहता हूं कि मेडिसिनल प्लांट का जो सेक्टर है अच्छा पैसा देगा, नो डाउट। ये ग्लोबल लेवल पे भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, नेशनल लेवल पे भी करेगा और विलेज और रूरल लेवल पे भी करेगा। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहे आप, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जी, जैसे आपने कहा चाइना 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल के अंदर हमारे भारत का जो योगदान है वो 7% था। अभी ग्रोथ इतना फास्ट हुआ है कि हमारे यहाँ डिमांड 50% से ऊपर बढ़ गई है। हम लोग अभी मुश्किल से 25-26% तक जो है हमारी अवेलेबिलिटी गिर रही है। अगर हम अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की देखें, अगर जो बेस्ड ऑन बायो रिसोर्स या वाइल्ड रिसोर्सेज के ऊपर आधारित है, लगभग मसाले हमारे 40% हैं। अगर पूरे में रॉ मटेरियल को देखूं आयुर्वेद इंडस्ट्री के, आपका क्या अनुभव है कि ये जो डिमांड ग्लोबल है, कोविड के बाद हमारी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत बड़ी है, हमारे पास भी बहुत सारी डिमांड है, लेकिन जो क्वालिटी कंसर्न्स कौन कौन से आते हैं एक्सपोर्ट में, आपका इस बारे में क्या अनुभव है कि किन किन चीजों की देखभाल और सावधानी से हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? डॉक्टर साहब, हमें तो क्लासिफाई करना चाहिए, अलग अलग देशों की अलग अलग डिमांड है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, चूंकि मैं उसका मेंबर रहा हूं, यूरोपियन जो स्टैंडर्ड टास्क कमेटी थी एक समय, उनके अलग है। यूरोप का के अलावा अमेरिका का अलग है। और जापान के स्टैंडर्ड, जापान वाले अपने आप को अमेरिका से भी एक कदम आगे रखते हैं स्टैंडर्ड्स पे। तो हमको ग्राहक राजा होता है इंटरनेशनल मार्केट में और हर मार्केट में। तो हमें जिसे हम टारगेट करें, अगर यूरोप के मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो उसके उनके क्वालिटी नॉर्म्स है, उसके अनुसार हम तैयारी करें। और यूएस को कर रहे हैं तो उसके हिसाब से करें। पहली चीज रही। दूसरी चीज, मेरा मानना है कि जो क्वालिटी नॉर्म्स है, जनरल क्वालिटी नॉर्म्स जो हम तय करें, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक तक, यहाँ तक पे, और हम देखें कि हर किसान जो इसको कर रहा है उसको छोटी छोटी ट्रेनिंग करें, अवेयरनेस के जरिए करें। मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो हम लोग का डॉक्टर साहब क्लस्टर वाला अप्रोच है, समझिए कि हर्बल की खेती की अगर बात करें तो जब एनएमटीबी का गठन हुआ था, जब केवल 54 करोड़ बजट आया था, 50 करोड़ बजट था, और अभी 4000 करोड़ दिया गया। तो हर्बल की खेती में जिस तरह से तेजी आनी चाहिए, उसमें मैं कोई बुराई या कमी नहीं ढूंढ रहा हूं। हम कैसे बेहतर कर सके, तो मैं कहूंगा कि भारत में किसानों की मानसिकता को ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता डॉक्टर, क्योंकि दूध के जले हैं। कई फसलों में, जिस फसल में एक बार नुकसान उठा लेता है किसान, तो 2-4 साल तक नहीं छूता। मेडिसिनल प्लांट तो छोड़िए, प्याज में, लहसुन में जब एक बार किसान घाटा उठाता है तो 3-4 साल तक फिर नहीं उठ जाता उसमें। तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। एक साथ अगर हम उम्मीद करें कि 50 किसान 60 किसान ब्राह्मी लगाने लगेंगे, क्लस्टर डेवलप हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं साथ ही साथ नवाचारी किसानों को जो ऑलरेडी कर रहे हैं या नई फसलों की ओर उन्मुख हैं, नए कर रहे हैं, इनको जैसे लाइट हाउस के प्रकाश स्तंभ की तरह अलग अलग रीजन में, ब्लॉक लेवल में, तहसील लेवल में हम पहचान करके हम पहले कोशिश करें कि उनके यहाँ एक मॉडल फार्म हो जहां हम दिखा सकें। तो
तो उसके बाद ये क्लस्टर डेवलपमेंट की अवधारणा बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, अवधारणा सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। पहला मेरा मानना है कि पहले हर क्षेत्र में आपको एक नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, यानी पहले हमें एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना चाहिए। जी, मेरा आपसे जब पहली बार परिचय हुआ, आप हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के एनुअल मेंबर भी हैं। पहला जो परिचय हुआ था, जो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने आपके बारे में बताया मुझे, तो बहुत साल पहले की बात है। तो मुझे पता चला कि आपको मुस्लिम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप सफेद मूसली की क्रांति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। वो अनुभव कैसा रहा आपका? उस विषय में क्या आप अनुभव कोई शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं जरूर बताना चाहूंगा। सफेद मूसली जब हमने 96-97 में जब चालू खेती की, जब हम इसके और गहराई में गए एक्सपोर्ट के लिए गए, तो हम धीरे धीरे में पता चला कि हमारे देश में, मैंने एक सर्वे देखा इंडिया टुडे का, 7,000 करोड़ की जिनसेंग हम लोग खा जाते हैं हर साल, 7,000 करोड़ की। जब और हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट निकाले तो सेफोजेनिन कंटेंट्स वगैरह जो है जिनसेंग से ज्यादा अच्छे सफेद मूसली में है। तो सफेद मूसली को, जो ये जिनसेंग को प्रमोट करने वाले मार्केट भारत की इस प्रोडक्ट को कोशिश कर रहा था प्रेस आउट करके बाहर निकालने की। इसी दौर में मैं सफेद मूसली में गया। तो शुरुआत में जो आंकड़ों की बात बताऊं, मैंने जो कई पत्रिकाओं में छपते थे कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल खेती होती है, मैं भी खेती करता था, बड़ी मेहनत करता था, 12 क्विंटल होती थी। तो मैं, छोटे भाई, हम सब आपस में मीटिंग करते थे कि इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब हम सोचे अगले साल होगा। जब 5-6 साल बाद हमें समझ में आया कि नहीं, इन आंकड़ों में ही खोट है, हमारी खेती में खोट नहीं है। तो मूसली की खेती हम आज भी कर रहे हैं। फिर हम प्रोसेसिंग में गए, फिर हमने उसकी छोटी सी मशीन डेवलप कराई, सेमी प्रोसेसिंग, पूरा फुली ऑटोमेटिक नहीं है। फिर उसके कैप्सूल में गए, कैप्सूल बनाए। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कैप्सूल जो है, अगर हम प्योर ऑर्गेनिक लें, जो मेथी की स्टार्च से बनती है, उसका उपयोग किया और बायोडिग्रेडेबल पैकिंग ली, तब जाके हम क्वालिटी के जरिए, तब हम जाके सफेद मूसली में स्टेब्लिश हुए। तो एक लंबा 20-25 साल लगा डॉक्टर साहब, ओवरनाइट नहीं हो पाया। तो ऐसे हर हर्ब्स में ग्लोबल लेवल पे अगर हमें इस देश के जड़ी बूटियों के जरिए विश्व गुरु का रास्ता जो मुझे दिखता है डॉक्टर साहब, कि हम निश्चित रूप से जा सकते हैं। कोरोना ने हमें सिद्ध किया, कोरोना ने हमें वो अवसर दिया है कि हेल्थ, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारी जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम कर सकती है। और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इसमें पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सकता है, पूरे देश की निभाना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी है। जी, आपने भी 4,000 करोड़ का जिक्र किया सर। वो 4,000 करोड़ का बजट जो है वो नहीं मिल पाया बोर्ड को। वो अभी तक सरकार के व्यवस्थाओं में चल रहा है। उस विषय में वृक्ष आयुष योजना की एक परिकल्पना की गई थी, वो अभी नहीं हो पाई है। तो इसलिए कोई बहुत सीमित संसाधनों में ही कार्य चल रहा है। जो आपको पता है, जितने बजट के साथ में पिछले 8-10 सालों से काम चल रहा है, वही सब चल रहा है। आप हमेशा एथनो मेडिकल पार्क की बात करते हैं कि जंगलों से जो एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो सस्टेनेबल, जीवन धारणीय होनी चाहिए। तो ये इस विषय से क्या आशय है आपका? इसको किस तरह से आप देखते हैं एथनो मेडिकल पार्क्स को? डॉक्टर साहब, पहली चीज तो हमारे जड़ी बूटियों के जो परंपरागत स्रोत जंगल रहे हैं, यहाँ पे पीपीपी मॉडल के तहत जो हर्बल कलेक्शन की प्रक्रिया है, उसमें बड़ी खामियां हैं बहुत सारी। क्योंकि जब कोई जंगल में जड़ी या बूटी, जड़ी मतलब जड़, बूटी यानी पत्ती लेने जाता है, और सफेद मूसली या कोई बहुमूल्य जड़ी खोदता है, तो चाहिए कि उसका एक हिस्सा अंदर छोड़ दे तो दोबारा फिर से उगे। लेकिन हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति जो खोदने गया है वो उसका कुछ हिस्सा छोड़ देगा दोबारा उगने के लिए, वो पूरा उखाड़ के ले आते हैं। यही कारण है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हमारी या तो विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पे है। तो मेरा मानना है कि सो कॉल्ड सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है हम लोगों का, पीपीपी मॉडल का, ये फेल है। अगर ये होता तो प्रोडक्शन और बढ़ना था। अब क्या बचा, कैसे करे सस्टेन? तो मेरा मानना है कि जंगल के ही कुछ टुकड़ों को, या जंगल से एडजर्न जो एरिया है, जुड़ा हुआ एरिया है, वहां हम उस रीजन की, पूरे देश की नहीं, जो जिनका नेचुरल हैबिटेट वो एरिया जिन हर्ब्स का है, उनको हम संरक्षित करें। जैसे मैंने एक 7 एकड़ के एरिया में
हमारे जो सेंट्रल इंडिया में जो जितनी हर्ब्स होती है, अब बस्तर में कांगेर वैली में जो है, उनको हमने संरक्षित किया। अब बस्तर के जंगलों में महुए के सीजन में हर साल आग लगती है, सबको पता है। आग लगती है तो एनुअल हर्ब्स से बहुत सारी नष्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई डॉक्टर साहब कि कई जड़ी बूटियां बिना दोहन के ही आग लगने के कारण समाप्ति के कगार पे है। वो केवल और केवल हमारे इथनोमेडको पार्क पे है। हमने करीब 400 से ज्यादा वैरायटी एकत्र की है वहां पे। इस तरह के प्रयास लोकल जो बॉडी है, लोकल जो फार्मर्स हैं, जानकार हैं, ट्रेडिशनल हीलर हैं, जो हमारे गांव के वैद्य हैं, इनके सहयोग से मुझे भी इन सभी का सहयोग मिला है। मैं कभी नहीं मानता डॉक्टर साहब मैंने अकेला किया हूँ। यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के आदिवासियों के सहयोग से मैं कर पाया ये। और उन्होंने पहचान दी, उन्होंने बताया, और उनकी देखभाल में भी मुझे लगातार मदद मिली। तो लोकल जो कम्युनिटी है डॉक्टर साहब, उनके सहयोग से इस तरह के इथनोमेडको पार्क्स बनने चाहिए। उसमें दो चीजें हैं। एक, वो पौधे जिनके बारे में अभी भी साइंस को पता नहीं कि किस काम में आता है, लेकिन लाखों साल से ये जो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं, ये यूज कर रहे हैं, वो नॉलेज को भी हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और संरक्षित भी कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी जिसपे R&D हो चुकी है, उनको भी हम संरक्षित कर सकते हैं। जन प्लाजा को नेचुरल हैबिटेट में रख सकते हैं। मैं गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेचुरल हैबिटेट में रख सकते हैं, तो उनके परंपरागत जो गुण है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो भी नष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा सर। आपका जो फार्म है, मेरे ख्याल से देश का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है जो मेडिसिनल प्लांट्स के में है। जी जी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफी दिक्कत हो गई है सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के। आम किसान के लिए दिक्कत हो गई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को कैसे फास्ट किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, हम लोगों ने 96 में जब अप्लाई किया था, तो इकोशर्ट जर्मनी का ऑफिस भी इंडिया में नहीं था। वो केवल श्रीलंका के चाय की बागान को सर्टिफाई करने आते थे, तो वहां से कांटेक्ट करके हमने किया। अब तो दुकान खुल गई है बहुत सारी, लेकिन सर्टिफिकेशन में अभी भी सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है, वो छोटा किसान को तो जमीन बेचनी पड़ेगी। तो पहली चीज तो डॉक्टर साहब, इसका खर्चे को पहले रेगुलराइज किया जाए। मैं कई बार एपीडा से निवेदन किया हूँ कि सर इसमें वो हमेशा कहते हैं कि आप ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप करवा लीजिए, लेकिन ये संभव नहीं होता कि पहले 9 मन तेल होगा फिर वाली बात आएगी। तो काहे 40 किसान इकट्ठा होंगे, फिर ग्रुप बनेगा, फिर एक कोऑर्डिनेटर बनेगा। मेरा कहना है कि छोटी छोटी यूनिट्स के लिए अलग प्रावधान रखें, एक होलिस्टिक अप्रोच दें कि भैया होलिस्टिक मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग ये नॉर्म्स है, इसी तरह से होगा। और सर्टिफिकेशन कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करे, और या कोई नोडल एजेंसी जो गवर्नमेंट की है उनको बता दे, वो बियर करे। और गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्ट करे, या एनजीओ को भी दे सकते हैं काम, जो अच्छा कोई काम कर रही है तो उनको भी दिया जा सकता है। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी खुद भी करवा सकता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ उन्होंने किया, सीजी सर्ट वगैरह किया। लेकिन मेरा मानना है कि सीजी सर्ट को यूएस में अगर जाएंगे तो कोई नहीं जानता। आप अपने घर में सर्टिफिकेशन करा लीजिए, बोलते रहिए, तो अपने स्टेट के लिए ठीक है, अपने देश के लिए ठीक है। लेकिन जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हो तो जैसा देश वैसा भेष, जो उनके सर्टिफिकेशन वहां के मार्केट में जो चलता है। जैसे हमने ब्यूरो वेरिटास से एक समय करवाया, अमेरिका को टारगेट करना था डॉक्टर साहब, तो अमेरिका का व्हाइट हाउस की क्वालिटी कौन अप्रूव करता था? ब्यूरो वेरिटास कंपनी। तो उस लोगों के प्रति उस देश में सम्मान और विश्वास था। हमने किया कि भाई ठीक है, हम इसको लेते हैं। तो हमें भी मार्केट के हिसाब से, मार्केट में जो प्रचलन है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और छोटे किसानों को डॉक्टर साहब वास्तव में सर्टिफिकेशन में अभी तो सरकार को मदद करनी पड़ेगी। जब एक बार इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, उसके बाद भले वो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी उठा लेगा। जब एक्सपोर्ट होने लगेगा और डॉलर या यूरो में पैसे आ रहे हैं, या इंडिया की बड़ी कंपनी से किसी टाइप हो जाए, ना हो एक्सपोर्ट, जब हमारा माल लगातार बिकने लगे, तो 3 साल बाद या 4 साल बाद या 2 साल बाद सर्टिफिकेशन कॉस्ट फिर जो बेनिफिशियरी है या जो फार्मर है वो बियर कर सकता है। लेकिन शुरुआत में मेरा मानना है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अवेयरनेस, सब चीजों से लेके सर्टिफिकेशन तक हमको उसको मदद करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। भाई साहब, मैं यहाँ पे एक जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगा। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड या मिनिस्ट्री आयुष काफी अरसे से, मैं समझता हूँ शायद पिछले 3-4 सालों से, 2 पैरामीटर्स के लिए, जीएपी के लिए, जीएफसीपी के लिए, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, दोनों के लिए वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन स्कीम निशुल्क किसानों के लिए चला रहा है। किसान को कुछ भी पैसा नहीं देना है,
ये जो कार्यक्रम है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये पूरे तरह से ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोसेस की पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है। लेकिन सर्टिफिकेशन प्रोसेस में प्रक्रियाएं पूरी शामिल हो रही हैं। इसी के साथ में अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ZED, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्टिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिसका किसान लाभ ले सकते हैं। और फिर क्योंकि एपेडा में तो अब ये जितनी भी सारी एजेंसीज हैं सबको लेकर के काफी सारी चर्चा चल रही है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी हमारे फेल होने लगे। ये मैं जस्ट आपसे शेयर करना चाहता था कि हम इस स्कीम को भी, योजना को QCI के माध्यम से काफी बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार करते हैं, प्रयास करते हैं कि किसानों को शामिल होना चाहिए। इस बार हमने कुछ प्रयास किया है कि पायलट फार्म्स भी सेलेक्ट किए जाएं। तो नॉर्दर्न रीजन में हर स्टेट में मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक फार्म जो है वो GAP के लिए, और क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादातर वाइल्ड कलेक्शन होती है, तो GFCP सर्टिफिकेशंस के लिए भी इसमें कुछ कार्यक्रम किया जाए। आपने एक्सपोर्ट की बात की, वैल्यू एडिशन, प्राइमरी प्रोसेसिंग की बात की। मैं आपसे आपके अनुभव जानना चाहता हूं कि मां दंतेश्वरी हर्ब्स में क्या क्या आपने इनोवेटिव किया जो हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए उससे कुछ प्रेरणा मिल सके कि वो प्रक्रिया या वो नए स्टेप क्या क्या थे। मां दंतेश्वरी जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में जीएपी जो है बहुत अच्छी अवधारणा है, लेकिन अगर हम मेडिसिनल प्लांट पे जाते हैं तो मैं जब QCI में मेंबर था तब वहां पे भी मैंने इस बात को रखी थी कि जीएपी बहुत अच्छा है, साग सब्जी फल हर चीज में आप अप्लाई करें, बट मेडिसिनल प्लांट में ये स्टेप को आप हटाएं, क्योंकि गुड मतलब कि थोड़ी सी मात्रा में हमें दे सकते हैं, संतुलित मात्रा में DAP देंगे, यूरिया देंगे, क्योंकि लाखों साल से ये पेड़ इन केमिकल्स के संपर्क में नहीं थे। अगर कोई उसका दुष्प्रभाव पड़ता है एक्टिव इंग्रेडिएंट पे तो उचित नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इस पे और विचार करेंगे आगे चल के, और मैं लगातार संपर्क में हूं, मैं उन पे रखूंगा। हम लोगों ने डॉक्टर साहब ये किया कि जड़ी बूटियों का नेचुरल हैबिटेट जंगल होता है, तो हमने पेड़ लगाया। हमने कहा कि अगर जड़ी बूटियों की खेती करनी है तो पेड़ लगाएं। हम लाखों साल से पेड़ों के साथ ही झाड़ियां, लताएं, नीचे कंदवर्गीय फसल सब होती है, तो इससे हमारा फायदा भी बढ़ता है डॉक्टर साहब, 3 गुना 4 गुना फायदा हो गया। दूसरा रिस्क कम होता है, क्योंकि 3-4 क्रॉप, बड़ा पेड़ लगा दिया, लता उस पर चढ़ा दी, नीचे कंदवर्गीय लगाया, बीच बीच में झाड़ी वाले लगा दिए, झाड़ी वाली हर्बल्स लगा दी, तो एक ही जमीन में 4 तरह की क्रॉप हुई, रिस्क कम हुआ। और फिर उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग भी हुई, पत्तियां गिर के खाद भी बनाया उन्होंने। हमने काली मिर्च लगाई, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले पेड़ लगाए डॉक्टर साहब, और साथ ही साथ हम लोगों ने बीच में रूट वाली क्रॉप लगाई, जैसे हल्दी है, सफेद मूसली है, सर्पगंधा है, और बीच में भी झाड़ी नुमा वाले पेड़ लगाए, कौच चढ़ाया, गिलोय चढ़ाया, गुड़मार चढ़ा दिया ऊपर। तो इसके कारण ही इकोनॉमिक वाइबिलिटी हम लोग की आई। मैं आज भी हर एक को राय देता हूं कि सरसों के हजारों एकड़ की खेत की तरह सुगंधा मत लगाएं आप, क्योंकि 50-100 एकड़ में मोनोक्रॉपिंग न करें, पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन भी मिलेगा आपको, लकड़ी भी मिलेगी, पेड़ छाया भी मिलेगी, चिड़िया बैठेंगी तो चिड़ियों की जो बीट है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देगी, बिना किसी खर्चे के। 4-5 साल बाद आप देखेंगे न खाद की आपको जरूरत पड़ेगी, जीरो टिलेज पे आप हर्बल की खेती कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है जहां पे किसान आते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि जंगलों, जड़ी बूटियों को उनका नैसर्गिक घर दीजिए आप, और आपको खेती करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी पेड़ पौधों की मदद कर दीजिए आप। आपको वर्ल्ड में सर, अमेरिका में, यूरोप में कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जो ऐसी खेती अगर आप करेंगे जो आपको रिजेक्ट कर दे। जैसे आपने एक बढ़िया चीज अभी बीच में कही थी कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया के रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। बड़ी मुश्किल से जब गुजरात की मूंगफली का रिजेक्ट हुआ था, जो सेक्रेटरी महोदया बता रही थी, तो भारत के ऊपर कितनी बड़ी मतलब ब्लॉटिंग हुई, ब्लैकलिस्टेड किया गया। बहुत कोशिश करके भारत सरकार ने 3 साल बाद दोबारा फिर जुड़वाया। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था, ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ था, लेकिन चौथे साल जब हमारा गया तो हम लोगों ने साहब जो भेजा था, चौथे साल फिर निकल गया, उसमें फिर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज मानक मात्रा से 3 गुना ज्यादा निकले। तो हम किसानों को भी समझना होगा कि भाई सरकार अगर मदद कर रही है तो क्वालिटी में
कहीं हम ऐसी लेकिन न करें कि देश की भी बदनामी हो और आगे के लिए हमारे रास्ते बंद हो जाए। जी सर, आपके साथ मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे में चर्चा समाप्त हो सकती है। लगता है हम घंटों आपसे बात करें और सारे मुद्दों पे चर्चा करें, लेकिन हमने सीमा थोड़ी कार्यक्रम की छोटी रखी है ताकि बोरियत भी ना हो और अच्छी बातें निकल आए। मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ लास्ट में, और एक कार्यक्रम में आपका सहयोग चाहिए होगा हमें। जी जी। डॉक्टर भून हमेशा, मुझे याद है, आपको तंग किया करते थे, आज वहां सम्मेलन कर रहे हैं, आप राजाराम त्रिपाठी जी से बात करिए, वो सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। एक तो मेरे पास रंग बहादुर जी और सूर्य कुमार सिंह जी आए हुए हैं, दोनों ही आपके साथ बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। रंग बहादुर जी जी का मॉडल जो आपके साथ कार्य करते करते जो हुआ, ये अपने प्रयासों से भी काफी आगे तक पहुंचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पारंपरिक चिकित्सा का जो एक तरह से लोक आयुर्वेद का जो ज्ञान है, उसको जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। हम ऐसा कोशिश करना चाहते हैं, ये मैं कोई सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, मैं एक व्यक्तिगत स्तर पे कह रहा हूं कि जितना जीवन है हम इन सारे कार्यों में लगे रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो रंग बहादुर जी का मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से 4-5 प्रखंडों में स्थापित करते हुए, हमारी टीम ने आज इनके साथ काम किया है, एक्सपोजर भी हुआ है, म्यूजियम से लेकर के अच्छी वैरायटीज से लेकर के। और आपने जो बात करी है कि जो 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 हम इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, या जो नैसर्गिकता की बात आपने करी है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक तो रंग बहादुर मॉडल को लोक आयुर्वेद का रंग बहादुर मॉडल के नाम से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ से, ताकि एक तरह से ये एक हमारी गुरुकुल बन सके, पूर्वांचल से शुरू हो और आपके आसपास के एरिया में ये एक प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो एक तो हम ये करना चाहते हैं, इसमें आपका बहुत सक्रिय योगदान हमें चाहिए होगा, जिस भी स्तर से। इसका प्रस्ताव हम बना करके आपसे भी शेयर करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे। सर, एक चीज जो लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस सेक्टर के अंदर 2 चुनौतियों का मुझे समाधान अभी तक नहीं दिखा बहुत अच्छे तरीके से। वो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और ये जड़ी बूटी का बीज, और ये सब इस समस्या का हल इस देश में कैसे हो सकता है? आप हमें बिल्कुल प्रकाश डालिए कि क्या कोई कानून बनाने पड़ेंगे, क्या कोई इसके लिए, क्योंकि हमारे देश में अनुसंधान की कमी भी नहीं है, बहुत काम हुआ भी है, आईसीएआर के संस्थानों ने भी काम किया, सीएसआईआर भी कर रहा है, स्टीडिया पे आप भी बहुत अच्छा मल युद्ध लड़ रहे हैं, खूब सारे प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो इसका क्या तरीका हो सकता है कि यूपीएम में किसानों के साथ ठगी ना हो, किसान बेचारे सर्टिफाइड सोर्सेज से ये मटेरियल ले सके? अरुण जी, वास्तव में सर्टिफाइड या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज, रंग बहादुर जी का जहां तक सवाल है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब जिस तरह से कोई पौधा लगाए आदमी और उसे फलता फूलता देख के जो खुशी होती है। तो जब हम पहली बार बनारस गए थे और रंग बहादुर जी वगैरह से मिले, फिर रंग बहादुर जी वगैरह यहाँ पे आए, कई बार आए, उनका दल आया और इतनी मेहनत की है उन्होंने, लगातार वो भी लगे रहे। तो वास्तव में उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल किया, उसे जरूर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रहा सवाल प्लांटिंग मटेरियल का, तो मैंने इस पे काफी काम किया है। मेरे करीब 10-12 सुझाव थे, तो आप कहेंगे तो मैं अलग से भेजूंगा। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को भी मैं रखना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ प्लांट वेराइटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, फार्मर्स प्लांट वेराइटी रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, उसको इतना कागजी बना दिया गया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर वकील, मतलब मेरा मानना है उसमें और संशोधन की जरूरत है। और अब क्या है कि जो किसान, नवाचारी किसान कर रहे हैं खेती, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कर रहे हैं, उनके पास से हमें अच्छा बीज मिल सकता है। हम उन्हें चिन्हित करें जो कर रहे हैं, और रेट हम ऐसा रखें, रेट निर्धारित करें कि भाई एक रेंज हो, क्वालिटी इस रेंज से इस रेंज के बीच में रेट होना चाहिए, सो दैट इकोनॉमिकली वाइबल भी रहे। और साथ में साथ थोड़ी सी गुणवत्ता को लेके भी हम लोग रखें कि भाई ग्रेडिंग भी हो, सीड में ग्रेडिंग नहीं है। जैसे कि मैं काली मिर्च, अश्वगंधा, मूसली, कई चीजों के मैं चाहता था कि जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके स्टैंडर्ड तय हो। सफेद मूसली में मैंने देखा कि हर कोई कच्चा ही बेचना चाहता है, और मेरा मानना है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं होने के कारण सारे लोग निमोटोड्स और फ्यूजेरियम वाले बीज बेचे और किसान ने लाखों करोड़ों नुकसान उठाया। तो
बेहद जरूरी है। और हर किसान को खेती से पहले क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की पहचान की एक गाइडलाइन दे कि भाई अश्वगंधा लगा रहे हो, ये वेराइटियां इसमें हैं, ये प्रोग्रेसिव फार्मर कर रहे हैं। केवल एक ही नहीं, एक लिस्ट रहे जिससे बात करे, जहां से संतुष्टि मिले उसे वहां से ले, और ये रेट रेंज है। तो ये तो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में हम लोग बैठ के कर ही सकते हैं एटलीस्ट। जी। बाकी जो सीड एक्ट है उसके तहत इन चीजों को ले आए हम धीरे से, इस सीड एक्ट के तहत, जिससे कि बीज और पौधे बेचने वाले भी जिम्मेदार बने, ये किया जा सकता है। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण वक्त निकाला। अंत में कोई आप संदेश देना चाहें हमारे स्टेक होल्डर्स को, किसानों को, उद्योग वालों को? यहाँ मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप है, बहुहितग्राही लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो आपका संदेश, कोई विशेष संदेश आप देना चाहें? डॉक्टर साहब, मैं तो यही कहूंगा कि हर किसान को अगर 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में हाई वैल्यू क्रॉप में हर्बल्स, मसाले, इस तरह की खेती को भी करना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, इस सेक्टर में जो लगातार काम कर रहे हैं बहुत सारे हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत समय से काम किया। डॉक्टर गुरपाल सिंह जड़ियाल हैं, उन्होंने इस फील्ड में बड़ा काम किया। रंग बहादुर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उन सबको जोड़ा जाए, मतलब मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को वो इन सारे हीरे मनकों को इकट्ठा करके एक माला बनानी चाहिए। तो भारत माता के लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और कुछ क्या बात होगी, उनकी सेवा में अर्पित करें। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट का रास्ता जो है, मैं किसानों को बताना चाहूंगा, मेडिसिनल प्लांट और हर्बल का जो रास्ता है, देश की मजबूती का है, हमारे सेहत की मजबूती का है, हमारे मतलब आर्थिक मजबूती का है। डॉक्टर साहब, एक्सपोर्ट की मजबूती का रास्ता है जी। और कुल मिला के देश की मजबूती का रास्ता है। जी, आपने सुंदर कहा, ये जो माला बनानी चाहिए, तो लगभग 108 हीरे तो हम इस लोक आयुर्वेद ज्ञान गंगा में इकट्ठे कर रहे हैं। आपका नंबर शायद 43वां या 44वां डाल दिया है हमने। हमने छोटे छोटे किसानों से शुरुआत की थी और हम इसको मैं भी छोटा 108, हूँ डॉक्टर साहब, अरे साहब, मैं हम भी इसको छोटा ही 108 हूँ। तक लेके जाना चाहते हैं। आप तो किसानों के एकदम अग्रज हैं और उनके मार्गदर्शक हैं। हाँ, और हाँ, सुमेरु हैं असल में। रंग बहादुर जी ने आपके लिए संज्ञा दे दी है कि आप तो सुमेरु हैं इस माला के। तो एक ये चीज, और एक चीज मैं आपसे जो करना चाहूंगा कि जैसे ही हमारी श्रृंखला समाप्त होती है, तो हम कम से कम इस देश के लिए 100 पौधे जो हैं, 100 मेडिसिनल प्लांट्स, 25 आपने सेंट्रल जोन से दे दिए हमें, हम सारे जोन से पौधे इकट्ठे करके, मसाले और इनको लेकर के हम एक ऑथेंटिक सीरीज जरूर शुरू करेंगे यूट्यूब पे, ताकि जो ये भ्रामक ज्ञान का प्रचार हो रहा है पूरे इस मीडिया के अंदर, उसको रोका जा सके। उसमें हम लोग अलग अलग जगह पे जो चीजें हुई हैं उनका विश्लेषण करके हम ये प्रयास करेंगे। तो ये मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि हम, जैसे हमारी ये श्रृंखला पूरी होगी, हम अगली श्रृंखला ये 100 पौधों की शुरू करेंगे, ताकि किसानों को सही जानकारी इस बारे में मिल सके। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार।